सुनील जी, खाटी बिहारी शुद्ध भारतीय अब पुनः बिहार के समस्त छात्रगण जो कि 10वीं कक्षा में अध्ययनरत हैं उनके लिए विनिर्माण उद्योग के दूसरे भाग के तहत पुनः एक शानदार लेक्चर सीरीज प्रस्तुत कर रहा हूं। और इससे पहले मेरा आग्रह है कि यदि अब तक आपने सुनील जी खाटी बिहारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो सब्सक्राइब कर लो। ये भैया बिल्कुल फ्री है, चाहे बिहार में आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, चाहे बिहार के किसी भी जिला से, गांव से, शहर से पढ़ रहे हो। मेरा वादा है कि जब तक 80% नंबर आपको नहीं आवेगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और इसके पहले भाग को आप पूरी तरह से सुने और तब फिर दूसरे भाग को सुने। तो शुरुआत करता हूं कि लौह और इस्पात उद्योग। लौह और इस्पात उद्योग, आधुनिक लौह इस्पात उद्योग हम लोग जानते हैं कि ये विकास की रीढ़ है और इसकी आरंभ 1864 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के कुल्टी नाम के जगह पर हुआ था। किस जगह पर हुआ था? पश्चिम बंगाल के कुल्टी नाम के जगह पर। किस ईस्वी में? अरे सुनील जी खाटी बिहारी पूछ रहा, 1864 ईस्वी में। इसके बाद सबसे बड़ा परिवर्तन जो आया वो 1907 ईस्वी में, जब टिस्को टाटा आयरन स्टील इसमें कॉरपोरेशन जब ये शुरुआत हुई झारखंड में साकची नाम के स्थान पर, और ये जमशेद नसीर जी टाटा ने शुरू किया था, तो ये एक माइलस्टोन का काम किया। इसके बाद भिलाई जो रूस के सहायता से बना, राउरकेला जो जर्मनी के सहायता से बना, दुर्गापुर स्टील प्लांट जो कि ब्रिटेन के सहायता से बना, बोकारो जो कि रूस के सहायता से बना, बर्नपुर बंगाल में अवस्थित है, भद्रावती कर्नाटक में अवस्थित है, सेलम तमिलनाडु में अवस्थित है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। इन सब जगह कई लौह इस्पात उद्योग केंद्र स्थापित किए गए। यहां पर आपसे जो पूछा जाता है, एक तो प्रश्न आपसे पूछेगा कि टिस्को की स्थापना कब की गई थी, तो याद रखना है 1907 ईस्वी, 1907। कहां पर? तो साक्षी में। ये कहां है? झारखंड में है। आज भी ये टाटा बहुत बड़ी लौह इस्पात केंद्र ये मानी जाती है। इसके बाद भिलाई किसके सहयोग से खोला गया था? तो रूस के सहयोग से। राउरकेला किसके सहयोग से? तो जर्मनी के सहयोग से। दुर्गापुर किसके सहयोग से? तो ब्रिटेन के सहयोग से। बोकारो किसके सहयोग से? तो रूस के सहयोग से। ये कंपटीशन में भी पूछता है। अब यहां पर चलते हैं कि लगभग 10 बड़े लौह इस्पात केंद्र हैं और 200 छोटे मोटे लौह इस्पात केंद्र हैं। जमशेदपुर को भारत का बर्मिंघम भी कहते हैं। वहां पर भी ब्रिटेन में बर्मिंघम एक स्थान है जहां पर बहुत बड़ा लौह इस्पात उद्योग है। तो भारत में इस तरह से जमशेदपुर को भारत का बर्मिंघम का, भारत का बर्मिंघम किसको कहते हैं? तो जमशेदपुर को। याद रखना, बोलना मत। अब आओ एल्युमिनियम उद्योग। ये भी महत्वपूर्ण धातु है। ये बॉक्साइट नाम के एस्क से प्राप्त होता है। इससे हवाई जहाज बनती है, बर्तन बनते हैं, इलेक्ट्रिक तार बनते हैं, इलेक्ट्रिक उपकरण बनते हैं। ये भी बहुउपयोगी है और इससे हवाई जहाज तक बनते हैं। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि 8 महत्वपूर्ण एल्युमिनियम संयंत्र भारत में लगभग, आपके डेटा के अनुसार, आपके पुस्तक के अनुसार, ये इसमें है भारत में, जिसमें उड़ीसा का नालको या बालको ये महत्वपूर्ण है। पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु, इन सब जगह पर एल्युमिनियम का उत्पादन होता है। उत्पादन या एल्युमिनियम को अयस्क से निकाला जाता है। अब आते हैं तांबा प्रगलन। तांबा भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तांबा से पीतल बनाया जाता है, तांबा से रोल गोल्ड बनाया जाता है, कांसा बनाया जाता है। तांबा को हम सोना में मिला करके उसके कैरेट्स को उसको हम आभूषण का आकार देते हैं। इलेक्ट्रिक वायर बनाए जाते हैं, इलेक्ट्रिक उपकरण बनाए जाते हैं। तांबा अत्यंत उपयोगी तत्व है। अब तांबा के बारे में जाने कि तांबा, भारतीय तांबा निगम घाटशिला नाम के स्थान पर ये आपको झारखंड में स्थापित की। कहां पर? घाटशिला। घाटशिला कहां है? झारखंड में। इसको याद रखना भैया। अब भारत में सबसे पुरानी जो तांबा की खान है वो राजस्थान के खेतरी में। खेतरी में याद रखना भैया, राजस्थान के खेतरी में भारत का सबसे पुराना तंबाकू की खान तो राजस्थान की खेतरी। ये याद रखना भैया, भूलना मत। अब कुछ हम लोग परिवहन से आधारित उद्योग देखते हैं। परिवहन में सबसे पहले हमारा महत्वपूर्ण आता है रेलवे। रेलवे को हम लोग भारत का लाइफलाइन भी कहते हैं। तो रेलवे में आता है जैसे चित्तरंजन में
इलेक्ट्रॉनिक इंजन है, वाराणसी में डीजल इंजन का कारखाना है, चितरंजन में इलेक्ट्रॉनिक इंजन, पहले यहाँ कोयला इंजन बनता था लेकिन अब तो कोयला इंजन बंद हो गया। इसके बाद सवारी डिब्बा पेराम्बूर, बंगलौर, कपूरथला, कोलकाता, इन सब जगह पर सवारी डिब्बा बनाया जाता है। छपरा में चले आइए, जिसमें माननीय लालू यादव एक समय ये रेल मंत्री रहा करते थे, तो उन्होंने छपरा, उनका संसदीय क्षेत्र छपरा पड़ता था, तो वहां पर रेलवे पहिया का कारखाना उन्होंने स्थापित करने की घोषणा की थी। अब तो इस तरह से रेल का कई निर्माण इकाई भारत में कार्यरत है। अब यहां से आगे बढ़ते पोत निर्माण। पोत निर्माण बहुत बड़ा, जलपोत, इसके लिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए, बहुत बड़ा इसके लिए इनपुट चाहिए। तो पोत निर्माण में दो जगह, विशाखापट्टनम और कोच्चि, इसका नाम याद रखिएगा। यहां पर महत्वपूर्ण पोत निर्माण उद्योग है। कोलकाता, मुंबई, मझगांव, यहां भी पोत बनाए जाते हैं। पोत में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगती है और बहुत ज्यादा इसमें इनपुट्स की जरूरत पड़ती है। वायुयान उद्योग के बारे में जानते हैं। जो वायुयान के उद्योग, इस उद्योग का पहला जो कारखाना स्थापित किया गया था वो हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड, ये 1940 में स्थापित किया गया था और 1964 में हिंदुस्तान इसमें एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड स्थापित किया गया था। कब? 1964 में, याद रखना। तो एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड स्थापित किया गया था। और वायुयान उद्योग मूल रूप से याद रखना कि बेंगलोर इसका महत्वपूर्ण केंद्र है, बेंगलोर, और हैदराबाद भी, यहां पर भी उपकरण बनते हैं ये। अब हम लोग देखते हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, ये आजकल बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसमें इतना इन्वेस्टमेंट नहीं लगता है और इसमें महिलाएं का बहुत ज्यादा काम करने का भी अवसर प्राप्त होता है। तो बेंगलोर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कही जाती है। किसको कहते हैं? तो बेंगलोर। बेंगलोर को याद रखना, बेंगलोर को सिलिकॉन वैली भी कहते हैं। सिलिकॉन वैली, भारत की सिलिकॉन वैली कहां है? तो बेंगलोर में, याद रखना। यहाँ पर टेलीविजन, टेलीफोन, पेजर, रडार, इसके बाद कंप्यूटर यंत्र, ये सब आपको बनाए जाते हैं। इस उद्योग में आपको पूर्व में ही बतलाया गया है, खास बातें ये थी 30% तक महिलाएं काम करती है। इसमें किसी भी तरह का बाधाएं नहीं है, जो पुरुष ही इसमें चाहिए। और आजकल एक बिजनेस प्रोसेस इसमें आउटसोर्सिंग, जिसको बीपीओ कहते हैं, बीपीओ आजकल काफी प्रचलित हो चली है। तो ये सूचना प्रौद्योगिकी बड़ी तेजी से बढ़ रही है, इसका जीडीपी में अब हिस्सा भी बढ़ रहा है। तो अब आते हैं कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योग का क्या योगदान है। तो उद्योग का योगदान लगभग आपकी डेटा के अनुसार, आपके पुस्तक की डेटा के अनुसार 17% के आसपास उद्योग में विनिर्माण क्षेत्र का पड़ता है जीडीपी का। लेकिन यहीं पर आप पूर्वी एशियाई देश का देखिएगा तो 25 से 35% तक इसका, माने भारत में अभी भी विनिर्माण उद्योग थोड़ा सा पीछे है। तो इसके लिए अब सुधार की जरूरत है। अब सुधार के लिए भी प्रयास किया जा रहा है। तो सुधार के लिए क्या क्या प्रयास किया जा रहा है, तो यहां पर अब हम लोग देखना चाहते हैं। तो सुधार के लिए प्रयास ये है कि सबसे पहले आपको देखना है कि वैश्वीकरण जब आया तो कई सारे सुधार की प्रक्रिया की गई। एक उदारीकरण। उदारीकरण क्या था? उद्योग और व्यापार को लाल फीताशाही से कि बहुत जगह लाइसेंस लेना, बहुत जगह ऑर्डर लेना, अब सिंगल विंडो क्लियरेंस ये करने की बनाई है। सरकार एक ही जगह उसको क्लियरेंस मिल जाए, अभी नहीं जो पर्यावरण के लिए अलग, जमीन के लिए अलग, फाइनेंशियल के लिए क्लियरेंस के लिए अलग, तरह तरह के क्लियरेंस, फॉरेन क्लियरेंस अलग, ऐसा नहीं, एक जगह से ही क्लियरेंस मिल जाती है। तो ये आपको उदारीकरण है कि उद्योग और व्यापार को लाल फीताशाही से मुक्त करना। निजीकरण है कि देश का पहले अधिकतर उद्योग जब स्वतंत्रता हुआ था तो इसमें जब सरकारीकरण किया गया तो बहुत सारे उद्योग सरकार के अधीन थे, कुछ एक जैसे प्राइवेट टाटा बिरला के भी पास थे। लेकिन अब कहा गया कि खास करके ऐसे उद्योग जो रेगुलर घाटा में चल रहे हैं या जो सरकार के लिए उतना आवश्यक नहीं है, अब उसका नियंत्रण और स्वामित्व निजी हाथों में सौंप दिया जाए। तो नियंत्रण और प्रबंध ये दोनों निजी हाथों में सौंप दिया जाए। तो ये इसी को निजीकरण कहा गया। अब देखिएगा जैसे धीरे धीरे बहुत सारी चीज को निजीकरण कर दिया गया है। आप देखिए अभी जैसे प्राइवेटाइजेशन का एक हो हल्ला भी मचे हुए हैं। लोग कहते हैं रेलवे को प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, तो लोग कहते हैं कुछ बैंक को किया जा रहा है। वास्तविकता ये सत्य और असत्य जो भी अभी ऐसे आपको बताया तो रेलवे का प्राइवेटाइजेशन ये सही सूचना नहीं है, लेकिन लोग हल्ला उड़ाए हुए हैं।
अब फिर यहां आइए बहुराष्ट्रीय कंपनी, ऐसी कंपनी जिसका ऑफिस एक जगह हो और जिसका व्यापार अन्य कई देशों में फैला हो। जैसे अमेजन ले लीजिए, अमेजन कंपनी अमेरिका की है, पूरे विश्व में इसका फैलाव हुआ है। जैसे एप्पल कंपनी ले लीजिए, अमेरिका की कंपनी है, पूरे विश्व में फैलाव हुआ। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ले लीजिए, अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनी है, पूरे विश्व में फैला हुआ है। तो इस तरह से बहुराष्ट्रीय कंपनी जिसकी उत्पादन और सेवा का पूरे विश्व में ये फैला रहता है। अब उद्योग से प्रदूषण पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसके बारे में जाने, ये आपको सब्जेक्टिव में पूछ सकता है। देखिए, उद्योग से वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ताप प्रदूषण, हर तरह के प्रदूषण ये हो सकते हैं, उस पर भी नियंत्रण जरूरी है। वायु प्रदूषण में ये कार्बन मोनोऑक्साइड को दमघोटू गैस भी कहते हैं, दम घुटता है, यह रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा या हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की मात्रा कम करती है, व्यक्ति उसमें मृत्यु तक हो सकता है। इससे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। और सल्फर डाइऑक्साइड, इसकी यदि मात्रा अधिक हो जाती है तो आंख में जलन, दमा, खांसी, फेफड़े का रोग, ये सब होता है। तो हम इसमें कि उद्योग को बढ़ाने में, विनिर्माण उद्योग को बढ़ाने में ऐसा नहीं करें जब हम प्रदूषण को नुकसान पहुंचा लें और वायु प्रदूषण को, जिसके कारण मानव का जीवन ही संकट पड़ जाए, तो इसका संतुलन ये होना चाहिए। दूसरा, जल प्रदूषण, जैसे चर्म उद्योग हुआ, तेल शोधक उद्योग हुआ, धातु उद्योग हुआ, पेपर उद्योग हुआ, एल्युमिनियम उद्योग हो गया, लौह इस्पात उद्योग हो गया, इन सब में जल की जरूरत होती है। तो अपशिष्ट पदार्थ को उसी में बहा दिया जाता है, इसके कारण जल प्रदूषण होता है। और गंदा जल पीने से हैजा, पेचिश, टाइफाइड, पीलिया, कभी कभी तो कैंसर रोग भी होती है। तो इसमें जल प्रदूषण का सही ढंग से निस्तारण किया जाए ताकि जल दूषित ना हो, और जल दूषित होने से उसके जलीय संसाधन भी, जैसे मछली हुए, जलीय जीव हुए, ये भी नष्ट हो जाते हैं। तो इसको कोशिश करनी है रोकने का। अब इसके बाद आते हैं कि ध्वनि प्रदूषण, अत्यधिक आवाज ना हो, साउंड पॉल्यूशन की स्थिति न आवे, इससे व्यक्ति की हार्ट की बीमारी हो जाती है, कान का पर्दा फट जाता है। इसके लिए कोशिश करना है जब हमको नॉइज पॉल्यूशन ना हो। एक आप यहां पर नोट याद रखिएगा, ये कंपटीशन में भी पूछता है और 10th में भी पूछेगा कि भोपाल गैस त्रासदी ये कब हुई थी, तो 3 दिसंबर को, 2 दिसंबर के 12 बजे रात के बाद हुई थी, इसलिए 3 दिसंबर 1984 को हुई थी। ये एक खाद और कीटनाशक फैक्ट्री थी। अचानक रात में गैस का रिसाव हो गया और रिसाव होने के कारण एक जहरीली गैस, जिसको मिथाइल आइसोसाइनेट कहते हैं, वो रिस गया। बहुत सारे लोग सोए हुए थे, कई लोग तो सोए हुए ही मर गए और कई लोग आज भी विकलांग हैं। तो भोपाल गैस, ये दुर्घटना काफी प्रचलित दुर्घटना थी और उस समय भारत में ये एक तरह से इस दुर्घटना ने सरकार पर बहुत बड़ा प्रेशर ला दिया था, लंबे समय तक केस चला और आज भी बहुत सारे लोग उसके कारण विकलांग अभी भी हैं। तो उनको बाद में मुआवजा दिया गया। तो इस तरह से आपको कि प्रदूषण पर भी ध्यान रखना है, ऐसा नहीं हम विनिर्माण उद्योग का हम करें जिसके कारण ये नुकसान होने लगे। तो अब प्रदूषण कम करने के लिए हमको कैसे निस्तारण करें, विनिर्माण उद्योग से जितनी प्रदूषण होती है, जैसे वायु हो, जल हो या कचरा हो, इन सब का कैसे निस्तारण करें, इन सब का सही एक दिशा निर्देश होना चाहिए, गाइडलाइन होना चाहिए। सरकार को भी इसमें मदद करना चाहिए, टेक्नोलॉजी नए इसको अख्तियार करना चाहिए, इसको लागू करना चाहिए ताकि कम से कम प्रदूषण फैले। तो इस तरह से विनिर्माण उद्योग का दूसरा पार्ट यही मैं समाप्त करता हूं। और मैं सुनील जी खाटी बिहारी पुनः बिहार के तमाम छात्रगण जो कि 10th कक्षा में अध्ययनरत हैं, उनसे मैं आग्रह करता हूं, 12th के भी अध्ययनरत हैं, उनके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, कंपटीशन वाले के लिए अलग से बनाऊंगा। लेकिन आप जो भी छात्र हैं, आप सबसे पहले सुनील जी खाटी बिहारी यूट्यूब चैनल आपका अपना है भैया, कोई पैसा नहीं लग रहा, कोई शुल्क नहीं लग रहा। आप इसको सब्सक्राइब कर, अपने मित्रों को बतला, शेयर कर, कमेंट कर। तो चलो भैया, ये मैं उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल तुम सब्सक्राइब कर चुका होगा, और नहीं तो सब्सक्राइब करो। और मैं बहुत जल्दी आपको अगले वीडियो लेक्चर में मिलने वाला हूं। जय बिहार, जय भारत।